नमस्ते। 1 अरब से अधिक लोग, बेमिसाल विविधता और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सच कहूं तो इस पूरे देश को चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के इस विशाल और जटिल प्रशासनिक ढांचे को यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डीकोड करेंगे। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर एक छोटे से गांव की पंचायत तक प्रशासन का ये पूरा पहिया आखिर लगातार घूमता कैसे रहता है। चलिए समझते हैं। इस जटिल सफर को आसान बनाने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले प्रशासनिक ढांचा, फिर सिविल सेवाओं का विकास, उसके बाद विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की ओर कदम, चौथा जमीनी स्तर का सशक्तिकरण, और आखिर में ये देखेंगे कि असल में नीतियां या पॉलिसीज बनती कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, प्रशासनिक ढांचा, जो है हमारी स्थायी कार्यपालिका और रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, है ना? लेकिन एक चीज जो हमेशा स्थिर रहती है वो है हमारा प्रशासनिक ढांचा। सिविल सेवा दरअसल एक प्रोफेशनल, स्थायी और बेहद कुशल सरकारी निकाय है। इसका मूल काम क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका जो भी नीतियां बनाती है उन्हें जमीन पर उतारना। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने की मुख्य जिम्मेदारी इसी मजबूत तंत्र के कंधों पर होती है। अब स्वतंत्र भारत की इस नौकरशाही का स्ट्रक्चर देखिए। ये एक बहुत ही स्पष्ट हायरार्की में बटी हुई है। एक तरफ हैं अखिल भारतीय सेवाएं यानी IAS, IPS और IFOS, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं। ये एक तरह से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। फिर आती हैं केंद्रीय सेवाएं, जैसे भारतीय विदेश सेवा, जो एक्सक्लूसिवली केंद्र सरकार के लिए हैं। और अंत में राज्य सेवाएं, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन काम करती हैं। इस ढांचे को समझने से पता चलता है कि ये पूरी मशीनरी आखिर कितनी विशाल है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सिविल सेवाओं का विकास, यानी कॉलोनियल दौर से आधुनिक युग तक का इनका लंबा सफर। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एजेंट से लेकर आज के आधुनिक UPSC तक का सफर वाकई बेहद दिलचस्प है। 1833 का चार्टर एक्ट पहली बार सभी के लिए ओपन कंपटीशन का आइडिया लाया। फिर 1854 में आई मैकाले समिति, जिसने परीक्षा के नियम तय किए। इसके बाद 1886 में एचिसन आयोग ने इंपीरियल और प्रोविंशियल डिवीजन बनाए, और 1923 में ली आयोग ने इस व्यवस्था को और रिफाइन किया। इन्हीं सब कदमों ने उस आधुनिक लोक सेवा आयोग की नींव रखी जिसे आज हम सब जानते हैं। ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड तो चलिए क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल उठता है। एक अत्यधिक केंद्रीकृत या हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इतने विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए प्रभावी ढंग से कैसे काम कर सकता है? राजधानी में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर किसी गांव की जमीनी जरूरत को समझना लगभग असंभव सा लगता है। इस प्रॉब्लम का एक ही समाधान है, और वो है शासन को निचले स्तर तक ले जाना। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, विकेंद्रीकरण की ओर कदम, ताकि लोकल कम्युनिटीज को ताकतवर बनाया जा सके। देखिए, केंद्रीकरण की अपनी एक लिमिट होती है, इसीलिए विकेंद्रीकरण जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है केंद्र से निचले स्तर के प्रशासन को अधिकार, जिम्मेदारियां और संसाधन ट्रांसफर करना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान वहीं के लोग कर सकें। इस अप्रोच की सबसे अच्छी बात यह है कि यह नागरिकों को सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं मानता, बल्कि उन्हें सीधे पावर के सेंटर में ला खड़ा करता है। सत्ता के इस ढांचे को एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे टॉप पर है केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। यहां सत्ता बहुत ही सख्ती से सिर्फ शीर्ष पर यानी टॉप लेवल पर मौजूद कुछ ही हाथों में होती है। फैसले लेने का पूरा अधिकार ऊपर वालों के पास है, और बाकी लोग बस आदेशों का पालन करते हैं। इसके ठीक बाद सत्ता नीचे की ओर अपना पहला कदम बढ़ाती है, जिसे डीकॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। यहां केंद्रीय मंत्रालय अपना काम का बोझ कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक कार्यों को अपने फील्ड स्टाफ को सौंप देते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सच्ची ताकत और अधिकार अभी भी केंद्र के पास ही सुरक्षित रहते हैं। ये सिर्फ एक तरह से काम का बंटवारा है, ताकत का नहीं। अगला स्तर है प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन। यहां ताकत थोड़ी और नीचे खिसकती है। कुछ विशिष्ट कार्यों के प्रबंधन का अधिकार अब सेमी ऑटोनोमस यानी अर्ध स्वायत्त संगठनों को दे दिया जाता है। यहां आकर निर्णय लेने की कुछ वास्तविक आज़ादी मिलनी शुरू हो जाती है।
और ये आखिरी स्टेज इस पूरे कॉन्सेप्ट के अल्टीमेट गोल को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है, डिवोल्यूशन यानी अधिकार अंतरण। यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स को ऐसी ताकत दी जाती है जिससे वे खुद अपने लिए नीतियां बना सकें। उन्हें सिर्फ काम नहीं दिया जाता, बल्कि असली संसाधन, अधिकार और जिम्मेदारियां पूरी तरह से सौंप दी जाती हैं। असली लोकतंत्र यहीं जीवंत होता है। इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, जमीनी स्तर यानी ग्रास रूट्स का सशक्तिकरण और वो संवैधानिक सुधार जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को असल जिंदगी में उतारा। लोकल सेल्फ गवर्नेंस को कागजों से निकालकर हकीकत बनाने में दशकों की बहसें और कई समितियों की सिफारिशों का योगदान रहा है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय सिस्टम की पेशकश की। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति आई। 1986 में LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की और आखिरकार इन सारे लंबे विचार विमर्श के बाद 1992 में ऐतिहासिक 73वें और 74th संविधान संशोधन कानून बन गए। 1992 के ये दोनों ऐतिहासिक संशोधन वाकई एक नया सवेरा थे। इन्होंने रूरल और अर्बन एरियाज के लिए पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाए। 73वां संशोधन खास तौर पर गांवों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए था और 74वां संशोधन शहरों में नगरपालिकाओं के लिए। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी साझा विशेषताएं हैं, जैसे हर 5 साल में नियमित चुनाव, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन और सबसे क्रांतिकारी कदम, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए 1/3 आरक्षण। इसने हर वर्ग की भागीदारी पक्की कर दी। असली ताकत का मतलब क्या है? रोजमर्रा के जीवन को असर डालने वाले फैसले लेना, है ना? 11वीं अनुसूची ने कृषि, पेयजल, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा जैसे 29 बेहद जरूरी विषय सीधे ग्राम पंचायतों को सौंप दिए। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे डेली लाइफ से जुड़े बड़े और प्रैक्टिकल फैसले अब सीधे गांव के स्तर पर लिए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरे सिस्टम को देखते हैं। भाग 5, नीतियां कैसे बनती हैं, यानी पब्लिक पॉलिसी साइकिल। तो ऊपर से नीचे तक फैला ये विशाल इंजन आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब है पब्लिक पॉलिसी के एक साइकिल में। देखिए, समाज की मांग या डिमांड्स सिस्टम में ऊपर की तरफ जाती हैं। सरकार पॉलिसी फॉर्मुलेशन के जरिए उनका हल तय करती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है, यानी नीचे की तरफ बेचती है। फिर आता है पॉलिसी इवैल्यूएशन, एक फीडबैक मैकेनिज्म जो देखता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और ये फीडबैक दोबारा सिस्टम में जाता है। ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है। लेकिन इस पॉलिसी मेकिंग में आखिर शामिल कौन कौन है? ये एक मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन है। कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय आते हैं, भले ही सबसे ताकतवर हो, लेकिन उन्हें दूसरे एक्टर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। संसद, अदालतें, नौकरशाही और यहाँ तक कि NGOs और मीडिया जैसे नागरिक समाज के लोग, इन सभी की मिलजुल कर की गई मेहनत और भागीदारी से ही सच्चा राष्ट्रीय विकास तय होता है। तो यहाँ आकर सच में एक सोचने वाली बात बनती है। अगर 1 अरब से अधिक लोगों पर शासन करने वाली ये मशीनरी नई दिल्ली से लेकर एक छोटी सी ग्राम पंचायत तक इस तरह फैली हुई है, तो अगला एवोल्यूशनरी स्टेप क्या होना चाहिए? हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को उस स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं जहां सच में देश के हर एक नागरिक की आवाज आने वाले कल की नीतियों को शेप कर सके? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र का भविष्य है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।